वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को एक साथ वेरी वेरी गुड इवनिंग और नमस्कार। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश। आज का हमारा टॉपिक क्या है भाई? प्रकाश। इसी को लाइट भी कहते हैं और इस टॉपिक को कहीं कहीं प्रकाशिकी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम ऑप्टिक्स भी कहते हैं। ऑप्टिक्स से मुझे एक क्वेश्चन याद आया कि ऑप्टिक्स एक बुक है और ये न्यूटन भाई साहब के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, प्रकाशिकी को ऑप्टिक्स भी कहा जाता है और ऑप्टिक्स एक बुक भी है जो न्यूटन भाई साहब के द्वारा लिखी गई है, जिनका पूरा नाम सर आइजैक न्यूटन था। और न्यूटन ने क्या क्या किया है ये मैं आपको पहली क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल से सारी चीजें बता चुका हूं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे प्रकाश के बारे में, लाइट के बारे में। प्रकाश के साथ साथ हम कुछ दर्पण और लेंस को भी पढ़ेंगे। ठीक है, दर्पण और लेंस को भी पढ़ेंगे और प्रकाश के साथ साथ जितनी भी चीजें इसके इंक्लूडेड हैं इसमें, उनको भी हम विधिवत तरीके से समझेंगे। ठीक है, क्योंकि उनको अलग से पढ़ना उचित नहीं होता, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जिस टॉपिक से जो रिलेटेड है उस टॉपिक को उसी से रिलेटेड करके पढ़ा देने में ही जो संतुष्टि होती है, उस संतुष्टि के आगे कोई संतुष्टि नहीं है। पढ़ने का अपना एक अलग मजा है। अगर इसे अपने देखो, अधिकांश तौर पर मैं आपको एक बात बताता हूं। अधिकांश तौर पर क्या होता है कि आज के समय में इस फील्ड को, किस फील्ड को? टीचिंग को। इस फील्ड को इतना नेगेटिव बना दिया गया है कि ना बच्चा पढ़ना चाहता, ना कोई ठीक से पढ़ाना चाहता। बात क्लियर है? ना कोई ठीक से पढ़ना चाहता, ना कोई ठीक से पढ़ाना चाहता, ना किसी से ठीक से पढ़ाते बनता है, ना कोई ठीक से पढ़ पाता है। बात क्लियर है? क्योंकि सिस्टम कुछ ऐसा हो चुका है कि जो पैरामीटर्स होने चाहिए वो पैरामीटर्स जिसके पास नहीं है वो टीचर बना बैठा है, जिसके पास हैं वो व्यक्ति एक दूसरे फील्ड में जाकर अपने टैलेंट को बर्बाद करता है। एक छोटे से सेंटेंस में आपसे कहूं कि कुल मिलाकर जो व्यक्ति जिस चीज के लिए बना है वो काम ना करके वो दूसरी फील्ड में चला जाता है, और इसी से सबसे बड़ी समस्या पैदा हो रही है। तो कहने का मतलब यह है कि जिसमें जो गुण हो, गुण के आधार पर व्यक्ति को अगर कार्य मिले तो वो बहुत आगे पहुंचता है, और ये नहीं हो पाता इसलिए समस्या आती है। तो कहने का मतलब सीधी भाषा में ये है कि डाटा उस तरीके से प्रस्तुत नहीं किया जाता जिसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उस चीज को पढ़ने में मजा आए, इंटरेस्ट आए। और जब इंटरेस्ट नहीं आता तो ये चीज वर्तमान में सबसे ज्यादा बोरिंग हो चुकी है, बोरिंग बना दी गई है, और बोरिंग अपनी सोच के आधार पर बना ली गई है। तो बना दी भी गई है और बना ली भी गई है, इसलिए दोनों तरफ से ताली बजी है, इसलिए ताली में वो आवाज आई है कि पढ़ाई की आवाज गुल हो चुकी है। ठीक है, तो खैर ये बात हम यहां नहीं करते हैं। हम बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक की, प्रकाश की। तो प्रकाश को हम बहुत विधिवत तरीके से पढ़ेंगे। प्रकाश का मतलब क्या है? प्रकाश का मतलब होता है लाइट। लाइट क्या है? सामान्य भाषा में अगर कहा जाए तो प्रकाश एक प्रकार का उजाला है। ठीक है, उजाला है। क्या है? उजाला है। उजाला ये मैंने सामान्य भाषा में बताया। इसी को अगर विज्ञान में आप कहेंगे तो एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। आप कहेंगे कैसे? तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सूर्य। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? सूर्य, सन। सूर्य उदय जब होता है मॉर्निंग में, तब आपकी पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करके 8 मिनट 16 सेकंड में आपकी पृथ्वी तक पहुंच जाता है और आपके यहां सुबह हो जाती है। बात क्लियर है ना? बात थोड़ी सी समझने की कोशिश करिए। एग्जाम्पल जो है प्रकाश का वो है एक प्रकार का सूर्य एक बेस्ट एग्जाम्पल है। छोटे भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे मोमबत्ती है, थॉमस एडिसन के द्वारा बनाया गया बल्ब है, ट्यूबलाइट है, ठीक है, हैलोजन है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन सूर्य जो है एक बेस्ट एग्जाम्पल है।
मॉर्निंग में जब सूर्य की ऊर्जा या सूर्य का जो प्रकाश है वो आपके यहाँ 14 से 15 करोड़ किलोमीटर, 14 करोड़ भी दूरी होती है, 15 भी होती है। क्यों होती है, इसके लिए आपको हमारा ज्योग्राफी का वीडियो देखना पड़ेगा। उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि सूर्य से 14 करोड़ और 15 करोड़ की दूरी फ्लैक्चुएट क्यों होती है, इसका रीजन क्या है। 8 मिनट 16 सेकंड का टाइम तय करके पृथ्वी तक ये प्रकाश पहुंच जाता है। अब आप कहेंगे कि सर आपने प्रकाश को ऊर्जा क्यों कहा है। प्रकाश को ऊर्जा इसलिए कहा है क्योंकि प्रकाश उत्पन्न ऊर्जा से होता है, और ऊर्जा सूर्य में कहां से आती है, तो मैंने आपको बताया था कि सूर्य में एक हाइड्रोजन है और एक हीलियम है, एक हाइड्रोजन है और एक हीलियम है। सही मात्रा में कहूं तो हाइड्रोजन जो है ये एक इलेक्ट्रॉन के साथ ऐड होता है, और ये क्रिया कहलाती है नाभिकीय संलयन, है ना। बताने की मुझे जरूरत नहीं है, आप इतने बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं। नाभिकीय संलयन, आप कहेंगे कि संलयन क्यों। संलयन का मतलब है जुड़ना, विखंडन का मतलब है टूटना। तो संलयन कौन हो गया, हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रॉन संलेत हुआ और ये बन गया He, हीलियम। बात क्लियर है। तो ये संलयन प्रोसेस हो रही है, और जैसे ये प्रोसेस होती है तो मैंने आपको बताया कि पृथ्वी में दो प्रकार की अभिक्रिया है, एक ऊष्माक्षेपी है, एक ऊष्माशोषी है। एक ऊष्माशोषी है, एक ऊष्माक्षेपी है। तो कुल मिलाकर जब भी अभिक्रिया होगी तो उसमें ऊर्जा का आदान प्रदान होगा। तो इस प्रोसेस से ऊर्जा निकलती है, और ये ऊर्जा एक प्रकार से आग के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है, आग के फॉर्म में है, और वही आग सूर्य में जल रही है, और उस आग का लाइट या प्रकाश के फॉर्म में गमन हमारी पृथ्वी तक हो जाता है, उसका गमन हमारी पृथ्वी तक हो जाता है। ठीक है, तो समय तो मैंने आपको बता दिया कि 8 मिनट 16 सेकंड में प्रकाश आ जाता है, लेकिन प्रकाश की स्पीड क्या है, प्रकाश की स्पीड क्या है। तो प्रकाश जब सूर्य से गति करता है तो इसकी गति होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इसी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड को अगर मैं 3 × 10⁸ ms लिख दूं तो भी कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि यहां किलोमीटर सेकंड है। जब इस किलोमीटर सेकंड को आप मीटर सेकंड बनाओगे तो इसमें 2 जीरो बढ़ जाएंगे, और आपको पता है कि लाख में 5 जीरो होते हैं, लाख में 5 जीरो होते हैं, और इस मीटर सेकंड को बनाने में 3 जीरो और हो जाएंगे। तो 5 जीरो और 3 जीरो, 5 जीरो और 3 जीरो इक्वल टू 8 जीरो, और 8 जीरो का यहां हमने 10⁸ लगा दिया है। तो ऑप्शन में या तो रहेगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, या ऑप्शन में रहेगा 3 × 10⁸ ms मीटर प्रति सेकंड। इसी के फॉर्म में अगर आपको किलोमीटर बनाना है तो 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड। 6 होगा कि 5 होगा, होगा। ठीक है, सॉरी, हाँ 5 होगा, यहां किलोमीटर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड इसकी स्पीड है प्रकाश की। मतलब कहने का मतलब है 1 सेकंड अगर आपका बीत गया तो 3 लाख किलोमीटर प्रकाश ने चल लिया। क्लियर है। ठीक है, और मीटर प्रति सेकंड में कहे तो 3 × 10⁸ इतना प्रकाश 1 सेकंड में चल लेता है। क्लियर हुई बात। तो ये चलता कैसे है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा है कि प्रकाश जो है, सूर्य का प्रकाश जो है ये गमन कैसे करता है। स्पीड तो आपने बता दी, ऊर्जा भी आपने बता दी, कैसे बनता है ये भी आपने बता दिया, लेकिन ये सूर्य से पृथ्वी तक कैसे आता है। तो प्रकाश जो है ये हमेशा विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा गमन करता है। बात क्लियर हुई। क्योंकि देखो मैं एक चीज आपको बताता हूं कि किसी न किसी चीज को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम। आप कहेंगे माध्यम क्या है, माध्यम कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है। माध्यम विजिबल भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है।
क्लियर है? जैसे मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है किस माध्यम से? किस माध्यम से? माइक्रोफोन के माध्यम से। मेरी आवाज आपके तक पहुंचा कौन रहा है? कौन सा माध्यम पहुंचा रहा है? मोबाइल एक माध्यम है। मोबाइल एक माध्यम है। मोबाइल से कौन आपके तक आवाज पहुंचा रहा है? क्या माध्यम है? तो नेटवर्क। नेटवर्क माध्यम है। जियो एक माध्यम है जो आप तक मेरी आवाज पहुंचा रहा है। मेरी आवाज यहां से निकलकर इस कमरे में गूंज रही है, माध्यम क्या है? वायु एक माध्यम है। क्या? वायु। वायु के कण यहां पर हैं। जैसे ही मैंने बोला और बोलने के बाद वायु में, ये मान लो वायु के टुकड़े हैं, यहां से मैंने बोला तो इस पे वायु के टुकड़े पे गति करती जाती है और पूरे रूम में जो व्यक्ति बैठे हैं उनको आवाज सुनाई देती है। मैंने कहा कि ये बल्ब जल रहा है, ये बल्ब कैसे जल रहा है? विद्युत से जल रहा है। विद्युत बल्ब तक कैसे आई? इसका माध्यम क्या है? तो इसका माध्यम वायर है। क्या है? वायर है। तो कुल मिलाकर किसी न किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह जाने में माध्यम चाहिए। आप जाएंगे तो पैर माध्यम चाहिए, जमीन माध्यम चाहिए। आवाज जाएगी तो ध्वनि माध्यम चाहिए, सॉरी वायु माध्यम चाहिए, है ना? यहां से भेजना है तो माइक्रोफोन वायर माध्यम चाहिए, मोबाइल माध्यम चाहिए। तो वैसे ही ध्वनि वायु में गमन करती है, लेकिन प्रकाश एक ऐसी चीज है कि इसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। आप कहेंगे ये आपने क्या कह दिया? आप तो कह रहे हो कि हर एक चीज के लिए माध्यम की आवश्यकता है। बिल्कुल है। संसार में कोई भी चीज जब गमन करती है तो उसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब प्रकाश गति करता है तो प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन गहराई से जब आप फिजिक्स को पढ़ेंगे तो मैं वहां यह कहूंगा कि माध्यम होता है। मैं क्या कहूंगा? कि माध्यम होता है। लेकिन आपको यही याद करके चलना है कि प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। आप कहेंगे ये आप क्या बात कर रहे हैं? तो मैंने आपको अभी एक चीज बताया कि कोई भी चीज जब गमन करेगी तो उसके लिए माध्यम परम आवश्यक है। माध्यम क्या है? परम आवश्यक है। लेकिन प्रकाश के लिए माध्यम आवश्यक नहीं है, फिर भी माध्यम होता है। समझ में आया? 150 फुट गहराई का क्वेश्चन है। 150 फुट गहराई का क्वेश्चन है जो कोई नहीं बताएगा। एक होता है सोर्स से अलग चीज, जिसमें चीज चलती है, वो माध्यम कहलाता है। मेरी आवाज वायु में चल रही है, आवाज मुंह से आ रही है, वायु अलग चीज है, पेड़ों से आ रही है, इसलिए वायु माध्यम है। इलेक्ट्रिसिटी अलग आई है लेकिन वायर अलग फैक्ट्री में तैयार हुआ है, इसलिए वायर एक माध्यम है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। बात क्लियर है? लेकिन प्रकाश जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंगें खुद से जनरेट करता है, स्वयं से, सेल्फ, स्वयं से जनरेट करता है, इसलिए इसको माध्यम नहीं माना जाता। माध्यम है लेकिन माना नहीं जाता। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि प्रकाश स्वयं से ये चीजें उत्पन्न करता है। जैसे मैं ये कहूं कि मैं बोल रहा हूं और मेरी जो बोल की आवाज है, ध्वनि है, वो मेरी ही निकली मुंह से आवाज में, मेरे ही मुंह से निकली वायु में गमन करेगी, तब वो माध्यम नहीं कहलाएगा। क्योंकि वो मैंने ही निकाली है और उस मेरे नाक से हवा निकली है और उसी हवा में मेरी ध्वनि गति करती जाए तो वो माध्यम नहीं होगा, क्योंकि वो मेरे ही द्वारा किया गया है। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव है ही नहीं। इसलिए संसार की हर एक चीज को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रकाश को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। ठीक है? लेकिन क्यों नहीं होती? क्योंकि प्रकाश स्वयं से विद्युत चुंबकीय तरंगें जनरेट करता है, इस तरीके की तरंगें जनरेट करता है खुद ही, और इसी में खुद प्रकाश चलता है और यहां तक प्रकाश पहुंच जाता है। बात क्लियर है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसलिए सिंपल और आसान भाषा में मैं कहूं तो आपको बस एक ही चीज याद रखना है कि संसार की सभी चीजों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये निर्वात में भी चल सकता है, ये निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात का मतलब समझते हो ना? वैक्यूम, वैक्यूम क्लीनर सुना होगा। तो जहां वैक्यूम है, वैक्यूम का मतलब एक ऐसा बंद पृष्ठ जहां पर कुछ भी चीज ना हो। अभी ये कमरा है, कमरे से मैं सारा सामान हटा दूं फिर भी कमरे में वायु रहेगी, वायु को भी हटा दिया फिर भी कुछ ना कुछ रहेगा। लेकिन वायु को भी हटा दिया, सामान को भी हटा दिया,
एवरीथिंग, हर एक चीज को हटा दिया, इस कमरे में कुछ भी नहीं है, और ना बाहर से अंदर कुछ आ पा रहा है, ना अंदर से बाहर कुछ आ पा रहा है, दैट इज निर्वात, वैक्यूम। वहां भी प्रकाश चल लेता है। क्यों चल लेता है? क्योंकि ये अपना माध्यम खुद बनाता है। माध्यम में नहीं चलता प्रकाश, लिखित रूप में ये नहीं माना जाता कि इसका माध्यम है। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि ये स्वयं से जनरेट करता है। बात क्लियर है? तो इसका जो माध्यम है वो स्वयं बनाता है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है, इसी तरंगों में ये चलता है चलता है चलता है और आपकी पृथ्वी तक पहुंच जाता है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो प्रकाश जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के सहारे आगे बढ़ता है, ऐसा कहा जाता है, और ये सही भी है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की सहायता से आगे बढ़ता है, और इसी कारण विद्युत चुंबकीय तरंगें इसकी क्या होती हैं? इसके माध्यम होती हैं। प्रकाश की जो प्रकृति है, अगर आपसे कभी एक नंबर में पूछा जाए कि प्रकाश की प्रकृति कैसी है, नेचर इसका कैसा है, तब आप बताएंगे कि इसका नेचर कैसा है? दोहरा है। कैसा है? दोहरा है, डबल है। आप कहेंगे कैसा दोहरा है, हमें समझ में नहीं आया। तो प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो दोहरी होती है। एक होता है तरंग और एक होता है कण। तरंगें विद्युत चुंबकीय होती हैं और जो कण होते हैं वो ऊर्जा के होते हैं, प्रकाश के होते हैं। तो यही तरंगों के सहारे ये कण चलते हैं। तो तरंग प्लस कण इक्वल टू दोहरी, और दोहरी प्रकृति है किसकी? प्रकाश की। ठीक है, तो इसको आपको नोट कर लेना है। ठीक है। संसार में दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं। संसार में दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं। पहली होती हैं प्रदीप्त। पहली कौन सी वस्तुएं होती हैं? प्रदीप्त। और दूसरी कौन सी वस्तुएं होती हैं? दूसरी होती हैं आपकी अप्रदीप्त। अप्रदीप्त। दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं। प्रदीप्त वस्तुएं होते हैं, कहीं कहीं प्रदीप्ति भी लिखा रहता है ना? प्रदीप्ति और अप्रदीप्ति। तो दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं, फ्लोरेंस और इन्फ्लोरेंस। फ्लोरेंस और इन्फ्लोरेंस दो प्रकार की वस्तुएं होती है। आप कहेंगे ये क्या लिख दिया आपने, हमें समझ में नहीं आया। प्रदीप का मतलब होता है वे वस्तु, कुछ भी हो सकता है, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करें, और वे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न ना करें। कैसे? सूर्य स्वयं करता है, कोई दिक्कत नहीं है। तारे स्वयं करता है, कोई दिक्कत नहीं है। बल्ब स्वयं करता है, कोई दिक्कत नहीं है। कुर्सी, टेबल, मार्कर, बोर्ड, दीवार, कुछ भी लिख सकते हो। तो ये सभी वस्तुएं कैसी हैं? अप्रदीप्त हैं। लिखो जल्दी से। जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं वो प्रदीप्त कहलाती हैं, और जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकती वो अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। आई होप यहां तक आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है। और एक होता है जैव स्रोत। एक क्या होता है? जैव स्रोत या बायो सोर्स, है ना? इसमें होता है जुगनू। जुगनू एक जीव होता है, आपने अगर देखा हो, है ना? जुगनू एक प्रकार का क्या है? जीव है। जिन लोगों ने मुझसे बायोलॉजी पढ़ लिया है वो मुझे बताएंगे कि जुगनू किस फाइलम में आता है। किस फाइलम में आता है? आप क्वेश्चन आपके लिए रहा, जुगनू किस फाइलम में आता है। तो जुगनू क्या है? एक ऐसा है, ये बायो प्रदीप्त है। बायो प्रदीप्त कह सकते हैं, जैव प्रदीप्त, बायो प्रदीप्त, सॉरी, जैव प्रदीप्त या बायो फ्लोरेंस कह सकते हैं किसको? जुगनू को। ये स्वयं अपना प्रकाश उत्पन्न करता है और एक प्रकार का क्या है? जीव है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए अब हम कुछ बात करते हैं सिद्धांतों की। प्रकाश अपने आधार पर अलग अलग गति करता है, जिसके अलग अलग सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों की हम बात करते हैं। तो इन सिद्धांतों में जो सिद्धांत हैं यहां मैंने लिख दिए हैं पहले से, ताकि समय बचेगा। सबसे पहला है प्रकाश का कणिका सिद्धांत, है ना? प्रकाश का कणिका सिद्धांत, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। ये किसने दी थी? बस आपको यही याद रखना है, न्यूटन साहब ने। बस आपको यही याद रखना। आपको ये बिल्कुल याद नहीं रखना कि ये कणिका सिद्धांत क्या है, इसमें क्या होता है, क्या किया जाता है, क्या बताया था।
ये इनका डेरिवेशन है, इनका बहुत बड़ा बड़ा डेरिवेशन है, 2-2 3-3 पेज में, वो कभी नहीं पूछा जाता। बस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चाहता हूं इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, बस इतना याद कर लें आपका काम हो जाएगा। प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने दिया। चलो थोड़ा थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। प्रकाश का कणिका सिद्धांत जो न्यूटन है, इनने कहा कि प्रकाश जो है ये हमेशा कण के फॉर्म में चलता है। प्रकाश जो है ये हमेशा कण के फॉर्म में चलता है, क्योंकि पहले ही स्पष्ट हो गया था विद्युत चुम्बकीय तरंगों में, लेकिन ने कहा कि तरंग तो होती हैं लेकिन ये कण के फॉर्म में चलता है। और जब इन्होंने कण के फॉर्म को बताया कि कण तरंग के साथ चलता है, तभी से ये थ्योरी मान्य है कि प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन भाई साहब ने बताया, और इन्होंने कहा कि कण के फॉर्म में ये प्रकाश होता है। फिर एक आया हाइगेंस भाई साहब। हाइगेंस ने कहा कि नहीं, जो आप कह रहे हैं वो तो सही है, प्रकाश जो है वो तरंग के साथ भी चलता है। प्रकाश जो है वो तरंग के साथ भी चलता है, जो कि विद्युत चुम्बकीय प्रकार की तरंगें होती हैं। इस प्रकार से ये स्पष्ट हो गया कि प्रकाश की जो प्रकृति है वो क्या है, दोहरी प्रकृति है, एक तरंग और एक कणीय न्यूटन भाई साहब ने बताई। तरंग प्रकृति, प्रकाश की तरंग प्रकृति का सिद्धांत हाइगेंस भाई साहब ने बताया। एक और आए थॉमस यंग। इनने प्रकाश का व्यतिकरण का सिद्धांत दिया। ये व्यतिकरण क्या है, ये व्यतिकरण और विवर्तन मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा। व्यतिकरण और विवर्तन मैं अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो व्यतिकरण जो सिद्धांत है वो थॉमस यंग ने दिया। फिर एक और भाई साहब आए जिन्होंने विद्युत चुंबक का गणितीय सिद्धांत दिया। विद्युत चुंबक का गणितीय सिद्धांत दिया मैक्सवेल ने। मैक्सवेल है ना, कल इसको बैटिंग नहीं मिली, लेकिन फिर भी किंग्स 11 पंजाब जीत गई, ठीक है। आजकल इनका जो फॉर्म है वो काफ़ी डिस्टर्ब चल रहा है, लेकिन इनकी जगह क्रिस गेल ने काम कर दिया। तो विद्युत चुंबक का गणितीय सिद्धांत किसने दिया, मैक्सवेल। कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि वही मैक्सवेल है। ये पहले अपने समय में जब पढ़ाई करते थे, मैक्सवेल कौन, ग्लेन मैक्सवेल तो ये अपनी समय जब पढ़ाई करते थे तो इन्होंने काफ़ी सारी थ्योरी दे दी है ना, पढ़ के लिख दिया उनने, और उसके बाद ये क्रिकेट खेलने आ गए। तो भाई ऐसा नहीं है, ये वैज्ञानिक बहुत महान वैज्ञानिक थे। तो इनने विद्युत चुंबक का गणितीय सिद्धांत दिया है, ठीक है। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत, प्रकाश का जो क्वांटम सिद्धांत है ये दिया है मैक्सवेल नहीं, मैक्स प्लांक, ठीक है। एक मैक्सवेल हैं और एक मैक्स प्लांक हैं, ठीक है। तो मैक्स प्लांक ने क्या बताया, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत बताया। क्वांटम भी एक प्रकार की वो होती हैं, कक्षाएं होती हैं, उन कक्षाओं के आधार पर प्रकाश आगे बढ़ता है। और अंतिम है प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत। प्रकाश के फोटॉन सिद्धांत को हमारे आइंस्टीन भाई साहब ने दिया। सर क्या नाम है इनका पूरा, एल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत दिया। इसी प्रकाश के फोटॉन सिद्धांत को एक नाम से और जाना जाता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव को भी इसी नाम से जाना जाता है। इनने हमेशा बताया था कि जो प्रकाश है वो फोटोन के फॉर्म में चलता है, फोटोन के फॉर्म में आगे बढ़ता है, और जब किसी धातु से टकराता है, इस प्रकार से एक धातु की इन्होंने सतह ली, इस पर जब प्रकाश टकराया तो इन्होंने बताया कि जब भी कोई सतह से प्रकाश टकराता है तो परावर्तित होता है, लेकिन कुछ अवशोषित हो जाता है, और अवशोषित होने के बाद यही प्रकाश यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने लगता है, इस धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने लगता है, और जितनी इंटेंसिटी से आता है उससे कम इंटेंसिटी से रिफ्लेक्ट होता है ना। तो ये प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था, और आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार जो है भौतिकी का जो नोबेल है वो इसी नियम के आधार पर मिला था। क्योंकि कुछ लोग क्या मानते हैं कि आइंस्टीन का सबसे बड़ा जो सिद्धांत है वो है E=mc²। नो डाउट, बिल्कुल है E=mc², ठीक है। लेकिन E=mc² के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो फोटॉन सिद्धांत या प्रकाश विद्युत प्रभाव के आधार पर इनको दिया गया था। इस बात को आपको याद रखना है। एक चीज और मैं आपको बताता हूं कि जो आइंस्टीन जो थे एक प्रकार का वाद्य यंत्र बजाते थे। वाद्य यंत्र समझते हो ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, जैसे बांसुरी है, सितार है, वीणा है, वायलिन है, गिटार है। तो इनमें से एक ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे।
अब जो प्रकाश है ये तरंग के फॉर्म में चलता है और प्रकाश और तरंग का आपस में काफी गहरा संबंध है। तो जब प्रकाश और तरंग पर अध्ययन किया गया तो प्रकाश और तरंग में बहुत सारी चीजें मिली। परावर्तन मिला, अपवर्तन मिला, विवर्तन मिला, अपवर्तनांक मिला, ठीक है, अपवर्तनांक मिला, और क्या मिला, प्रकीर्णन मिला, प्रकीर्णन मिला, स्कैटरिंग बोलते हैं इसको, है ना इंग्लिश में, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, डी, रिफ्लेक्शन इंडेक्स, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। तो इतनी चीजें मिली। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपवर्तनांक पर, ठीक है। अपवर्तनांक से सीधा 1 नंबर में क्वेश्चन आता है कि अपवर्तनांक क्या है। तो आप बताएंगे कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंटर करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंटर करती है, तो यहां जो इसकी तीव्रता है, यहां जो इसकी तीव्रता है इसमें आकर वे थोड़ी सी क्या होती है, बदलती है। और इसके इस माध्यम के बीच और इस माध्यम के बीच जो अंतर मिला हमें, जो वैल्यू मिली हमें, उसी को हमने क्या कह दिया, अपवर्तनांक कह दिया। ये सादे शब्दों में मैंने आपको बता दिया ताकि आपको याद रहे। जैसे एक प्रकाश किरण आती है विरल माध्यम, मतलब वायु में चल रही है। जब वायु में चलेगी तो वायु में कम अवरोध है। जैसे मैं यहां से चलूं, चल पा रहा हूं क्योंकि यहां पर वायु है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां पर पानी भरा हो इतना, पानी में मैं चलूंगा तो थोड़ा सा रुकावट आएगी। क्यों रुकावट आएगी? क्योंकि वो सघन है, तो मेरी जो चाल की स्पीड है वो कम जाएगी। अगर मुझे कोई लोहे में बंद कर दे, और लोहा कैसा हो, लोहा अगर लिक्विड फॉर्म में हो तो थोड़ा समय और मुश्किल आएगी। लोहा अगर कठोर हो, सॉलिड फॉर्म में हो, तो मैं बिल्कुल नहीं चल पाऊंगा, मेरी रुकावट ज्यादा आ जाएगी। तो इस प्रकार से गति जो है वो डिस्टर्ब होती है अलग अलग माध्यम में। गैस में ज्यादा रहेगी, ठोस में कम, द्रव में और कम हो जाएगी और ठोस में और कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये निर्भर करता है, गति हमेशा क्या होती है, अवरोध होती है। तो जब एक माध्यम की अपेक्षा दूसरी माध्यम को हम देखते हैं तो इसमें जो बदलाव आता है, अंतर आता है, वही एक प्रकार का क्या है, अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक बेसिकली अपवर्तन से बना है। किससे बना है? अपवर्तन से बना है। चलो मैं आपको ये पहले समझा देता हूं, तब आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। विवर्तन को अभी हम साइड रखते हैं, विवर्तन को हम लास्ट में ले लेंगे। अभी हम समझते हैं क्या, परावर्तन और अपवर्तन। ये मान लो आपका क्या है, शीशा है, ये आपका क्या है, दर्पण है। दर्पण पर अगर कलई है, एक तरफ क्या है, कलई है, कलई का मतलब एक तरफ पुता हुआ है, तो प्रकाश आएगा लौट जाएगा, प्रकाश आएगा लौट जाएगा। ये आपतित किरण होगी, ये आपतित किरण होगी, और ये परावर्तित किरण होगी, ये परावर्तित किरण होगी। किरण आई, किरण लौट गई, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तन बिंदु, ठीक है। ये अभिलंब कहलाता है, सॉरी, इसके बीचों बीच ये क्या होता है, अभिलंब होता है, ठीक है, ये अभिलंब कहलाता है। तो जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, ठीक है। इतना कोण यहां बनेगा, इतना ही कोण यहां बनेगा। तो आपतित किरण जब किसी धातु चमकती सतह पर टकराती है और उसी माध्यम से, उसी तीव्रता से वापस लौट जाती है, तब इसको क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। और ये पूरी प्रोसेस परावर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है? परावर्तन कहलाती है। ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से आप लोग ये सब 10th में समझ के आए होंगे, बहुत ही इजी चीजें हैं ये। दूसरा होता है अपवर्तन। अपवर्तन में हमने ये कांच लिया है, देखो कांच और शीशे में बहुत अंतर होता है। दर्पण में, दर्पण एक तरफ से क्या होता है, बंद होता है, आती है और लौट जाती है। लेकिन जो कांच होता है ये दोनों तरफ से, चारों तरफ से खुला होता है। तो यहां से जब इसमें किरण आती है तो ये किरण इसमें एंटर कर जाती है, एंटर कर जाती है। जब ये एंटर करती है तो ये थोड़ी सी झुक जाती है। क्या होती है? झुक जाती है। झुकती क्यों है?
क्योंकि यहां कैसा भाग था, बिरला, बिरल नहीं कहूंगा मैं, बिरला कहूंगा, ठीक है। बिरला मतलब दूर दूर, कैसा था यहां माध्यम, दूर दूर, है ना। दूर दूर जब होगा तो चलने में आसानी होगी। यहां माध्यम कैसा है, पास पास। विज्ञान इसे सघन कहता है ताकि समझ में ना आए, विज्ञान इसे सघन कहता है ताकि समझ में ना आए, और ये बिरला होता है जिसे हम दूर दूर कहते हैं। जब यहां दूर दूर होगा तो आसानी से आएगी। यहां पास पास आ गया, झुक गई। झुकी क्यों, क्योंकि जितनी स्पीड यहां थी इसकी, वो स्पीड यहां के कम गई, कम गई, झुक गई। फिर जैसे ही बाहर निकली दूर हट गई, दूर हट गई और स्पीड से जाने लगी। तो यहां जो बदलाव आया, यहां जो बदलाव आया, ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है। ये क्या है, अपवर्तित किरण है, और यही अपवर्तन है। यही क्या है, अपवर्तन है। तो जब भी विरल टू सघन माध्यम में कोई प्रकाश की किरण गति करती है और वह अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, यही कहलाता है अपवर्तन। यही कहलाता है क्या है, अपवर्तन। और जैसे ये सघन से विरल माध्यम में जाती है, फिर अपने अभिलंब से दूर हट जाती है ना, दूर हट जाती है। तो ये जो प्रोसेस हुई, ये जो प्रोसेस हुई, ये जो प्रोसेस हुई, यहां अपवर्तित किरण हुई। यहां ये किरण जब झुकी तो इस झुकी किरण को क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं, और इस प्रोसेस को अपवर्तन कहते हैं। इस प्रोसेस को अपवर्तन कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अपवर्तन क्या है। तो जो किरण आई, झुकी, फिर दूर हटी, क्या हुआ, ये क्या हुआ, बदलाव आया। बदलाव आया। जब ये बदलाव आता है ठीक है, जब ये बदलाव आता है, ये बदलाव आता है, ये पूरी प्रोसेस ये किरण क्या कहलाती है, अपवर्तित किरण कहलाती है, अपवर्तित किरण कहलाती है। और ये पूरी प्रोसेस अपवर्तन कहलाती है। तो कितनी अपवर्तित हुई है, इसका जो मान है, जो वैल्यू है, वो अपवर्तनांक है। जो वैल्यू है वो अपवर्तनांक है। बात क्लियर है। अपवर्तन में जो थोड़ा बहुत हिलना होता है ना, किरण आई, झुक गई, फिर चली गई, स्पीड थी, कम गई, बढ़ गई, तो ये जो मान है स्पीड का वो कम ज्यादा हो रहा है, एक हिसाब से वो क्या है, अपवर्तनांक है। बात क्लियर है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहते हैं। आपको तो कुछ नहीं करना, बस कुछ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के मान मैंने यहां लिख दिए हैं। कुछ क्या, मैंने सारे लिख दिए हैं, बस इतने याद कर लोगे, आपको कभी कोई फंसा नहीं सकता एग्जाम में। ठीक है। निर्वात का एक होता है। निर्वात का कितना होता है, एक होता है। निर्वात का एक क्यों होता है, क्योंकि निर्वात में कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं होता, हमने एक मान लिया, और एक को किसी से भी गुणा कर दो, किसी से भी गुणा कर दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए निर्वात का एक माना है। जो स्पीड जिसकी एक्चुअल होगी वो निर्वात में एक्चुअल होगी। हवा में चलेगा थोड़ा स्पीड से कम हो जाएगा, पानी में चलेगा और से लो हो जाएगा, लोहे में चलेगा और से लो हो जाएगा। बात क्लियर है। तो निर्वात में कुछ नहीं है, इसलिए इसका एक मान लिया, और एक से गुणा कर देने पर किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता। गुणा कर दो, भाग कर दो, गुणा कर दो, भाग कर दो, चाहे स्क्वायर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए निर्वात का मान एक होता है। लेकिन साइंस में हर एक चीज एग्जैक्ट होती है, इसलिए पॉइंट के बाद 000 भी लगाना पड़ता है, लेकिन इससे फर्क कोई पड़ता नहीं है। चाहे आप 1,00,000 जीरो लगा दो पॉइंट के बाद, तो इसका मान एक होता है। वायु थोड़ी सी बिरली होती है, इसका मान 1.00003 होता है। 303 है ना। इसमें आप बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं, 3 जीरो है और लास्ट में फिर 3 ही है। जल का अगर पूछे तो जल, पानी और कड़ा हो गया, और कड़ा हो गया मतलब 1.33 हो जाएगा। केरोसिन की बात करें, केरोसिन पानी से ज्यादा गाढ़ा होता है, इसलिए 1.44 हो गया, 1.44 हो गया, 1.44 हो गया। एक बात मैं बताऊं, पानी का जो घनत्व है वो ज्यादा होता है, जबकि बर्फ का घनत्व कम होता है। मैं आपको पहले क्लास में बता चुका हूं। इसलिए जल का ज्यादा होता है, बर्फ का कम होता है।
बर्फ का 1.31 होता है। 1.31 होता है क्योंकि बर्फ पानी पर तैरती है, तो बर्फ में आसानी से किरण जा सकती है 1.31। बर्फ से ज्यादा गाढ़ा क्या है? पानी है, इसलिए 1.33। और जल से ज्यादा गाढ़ा होता है अल्कोहल। जल पानी से ज्यादा गाढ़ा होता है अल्कोहल, वाइन, है ना, शराब। शराब ज्यादा गाढ़ी होती है इसलिए उसका और ज्यादा होगा 1.36। 1.36। शराब से ज्यादा गाढ़ा होता है मिट्टी का तेल। शराब से ज्यादा गाढ़ा होता है मिट्टी का तेल, केरोसिन। केरोसिन इसका हो जाएगा 1.44। 1.44। इससे ज्यादा गाढ़ा जब करेंगे तो ठोस अवस्था हो जाएगी। क्राउन कांच, कांच का होता है 1.5। देखो कांच का कभी पूछा नहीं जाता क्योंकि कांच के बहुत अलग अलग होते हैं ना, उत्तल का अलग है, अवतल का अलग है, क्राउन का अलग है, फ्लिंट का अलग है ना, डायप्टर पर डिपेंड करता है ये। तो क्राउन कांच का होता है 1.51, फ्लिंट कांच का होता है 1.65। 1.65 और सबसे वेरी 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 मोस्ट हीरा, डायमंड 2.4 अभी तक ऑप्शन में आता रहा है, लेकिन मैंने आपको क्लियर बता दिया 2.42। कहीं कहीं ऑप्शन में 2.44 भी आपको मिल सकता है। 2.4, 2.42, 2.44 सही है, 2.42 क्लियर है। ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा तो आप लगा लेंगे। और स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, हम आगे बात करते हैं। तो यहां तक अगर आपको बात क्लियर हो गई हो सारी चीजें, तो अब हम थोड़ा सा गियर बदलने की कोशिश करते हैं ताकि चीजों को हम और अच्छे लेवल से पढ़ सकें। ठीक है, तो मैंने आपको परावर्तन बता दिया, अब वर्तन भी बता दिया, अब वर्तनांक भी बता दिया, है ना, अब वर्तनांक भी बता दिया। और क्या रहा है? हाँ, अब आपको बताना है मुझे क्या? विवर्तन, विवर्तन और प्रकीर्णन। विवर्तन और प्रकीर्णन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मान देखो। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, चलो पहले विवर्तन समझ लो। विवर्तन का मतलब होता है कि प्रकाश जब भी किसी सतह से टकराता है, जैसे मान लो यहां से एक किरण आ रही है, यहां पर लोहे की पट्टी रखी, इससे टकराई, टकराने के बाद इस तरीके से लौट जाए, इस तरीके से लौट जाए। ठीक है, प्रकाश इस तरीके से लौट जाए। वैसे तो एक फिक्स लाइन में लौटता है, तो जब ये लौटता है तो यही क्या है? विवर्तन है। एक बात याद रखना, ये लौटना परावर्तन है, ये लौटना क्या है? परावर्तन है। फिक्स इस तरीके से जाता है, इस तरीके से जाता है, ये परावर्तन है। ठीक है, लेकिन एक प्रकाश किरण आई और ये बहुत सारे भागों में बट जाए, यहां भी चली गई, 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 यहां भी चली गई। ये जो वस्तु होती है ये पूरा सोख लेती है, प्रकाश को पूरा सोख लेती है, और उसके बाद ये रिफ्लेक्ट करती है अपने अपने कलर, और वस्तु हमें उसी तरीके से दिखाई देने लगती है ना। तो बहुत सारे भागों में प्रकाश का बट जाना क्या होता है? विवर्तन। ये भी एक प्रकार का क्या है? परावर्तन है। ठीक है, प्रकाश आया, टकराकर फैलाव हो गया, ये क्या है? विवर्तन है। लेकिन टकराकर फैलाव, याद रखना, टकराकर फैलाव होना विवर्तन कहलाता है। यहां तक बात क्लियर है? प्रकाश का अवरोध होकर, किसी भी वस्तु से अवरोध हो गया, टकराकर हो गया, किनारों पर जाना, ठीक है, ये सब क्या कहलाता है? अब विवर्तन कहलाता है। छाया बनना, छाया बनना, छाया कभी बड़ी बनती है, कभी छोटी बनती है, इसका कारण क्या होता है? विवर्तन ही होता है। इसका कारण क्या होता है? विवर्तन। विवर्तन जितना अधिक होगा, छाया, विवर्तन के आधार पर छाया बड़ी और छोटी बनती है। विवर्तन के आधार पर क्या है? छाया बड़ी और छोटी बनती है। ठीक है, 22 दिसंबर को सबसे बड़ी छाया बनती है, 22 दिसंबर को सबसे बड़ी छाया बनती है, और 21 जून को सबसे छोटी छाया बनती है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि इस समय प्रकाश सबसे कम होता है। 22 दिसंबर को प्रकाश सबसे कम होता है क्योंकि 22 दिसंबर को कड़ाके की ठंड होती है। कड़ाके की ठंड होती है, जब ठंड होगी तो प्रकाश कम होगा, और जब प्रकाश कम होगा तो छाया बड़ी बनेगी। छाया बड़ी बनेगी क्योंकि सूर्य फ्रंट पे नहीं होता, सूर्य तिरछा होता है, इसलिए कम प्रकाश होता है। अभी मैं ज्योग्राफी में बताऊंगा। 21 जून को प्रकाश ज्यादा होता है क्योंकि प्रकाश आपके पास है। जब आपके पास है तो छाया छोटी बनेगी। ठीक है, क्योंकि सूर्य आपके ऊपर होगा, जस्ट पास होगा तो छाया छोटी बनेगी। सूर्य अगर दूर होगा तो सूर्य तिरछा होगा, छाया लंबी बनेगी।
बात क्लियर है? तो इस चीज को आपको याद रखना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब होता है कि जब एक प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में नहीं, उसी माध्यम में वापस लौट जाए। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से उसी माध्यम में वापस लौट जाए, 90 डिग्री इसका कोण हो, 90 डिग्री इसका कोण हो, मतलब ये सतह है, ये आई और ये लौट गई। ये हो तो अपवर्तन रहा है, लेकिन इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है, क्योंकि आई और गई एक ही तल में वापस लौटी है, तो इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और इसी के सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर कई बार पूछा जाता है किस सिद्धांत पर काम करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, सॉरी रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है उस पर काम करता है ऑप्टिक फाइबर। ऑप्टिक फाइबर को हिंदी में कहते हैं प्रकाशिक तंतु। अब आप कहेंगे प्रकाशिक तंतु क्या है? तो इस तरीके की टेढ़ी मेढ़ी जो वायर होते हैं उनमें यहां से प्रकाश दिया जाता है और यहां तक पहुंच जाता है। कैसे पहुंचता है? क्योंकि ये इस तरीके से खोखला होता है, इसका बड़ा भाग मैंने बना दिया है। इस तरीके से प्रकाश पहुंचाया जाता है, इस तरीके से प्रकाश पहुंचाया जाता है और यहां प्राप्त हो जाता है ना। ये टकराता है फिर लौटता है, टकराता है फिर लौटता है, टकराता है फिर लौटता है, फिर लौटता है और यहां प्राप्त हो जाता है। तो यहां से प्रकाश दिया, यहां मिल गया, है ना। तो प्रकाशिक तंतु इसी को कहते हैं। ऑप्टिकल फाइबर कहां बनता है? ऑप्टिकल फाइबर की सबसे बड़ी फैक्ट्री कहां है? मंडीदीप में है। ये क्वेश्चन व्यापक में आया था, मंडीदीप में है। मंडीदीप में ऑप्टिकल फाइबर की बहुत बड़ी फैक्ट्री है, वहां पर ऑप्टिकल फाइबर बनाया जाता है, प्रकाशिक तंतु। इसकी जो खोज है वो नरेंद्र कापानी के द्वारा की गई थी। ऑप्टिकल फाइबर की जो खोज है वो नरेंद्र कापानी के द्वारा की गई थी। कहीं कहीं नारेंद्र भी लिखा रहता है, ठीक है। इसी सिद्धांत पर एक चीज और काम करती है, एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी कभी अगर आपकी हुई हो तो एक आपके मुंह में नली डाली जाती है, उस नली में प्रकाश भेजा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर। उसमें एक छोटा सा कैमरा लगा होता है और वो नली आपके अंदर जाकर पूरे डाइजेशन सिस्टम को बता देती है कि कहाँ क्या समस्या है। तो एंडोस्कोपी जो है वो भी आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करती है। तो यहां तक क्लियर है। चलो आगे मैं आपको बताता हूं प्रकीर्णन, है ना। प्रकीर्णन, प्रकीर्णन को इंग्लिश में कहा जाता है स्कैटरिंग। क्या कहा जाता है? स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का मतलब होता है हिंदी में कुल मिलाकर फैलाव या बिखराव। प्रकाश से आया, ये फैल गया, ये क्या हो गया? फैल गया, ठीक है। ये क्या होता है? ये होता है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन कैसे कर सकते हैं हम सही तरीके से? प्रिज्म से। प्रिज्म पर आपने एक किरण पहुंचाई, एक किरण ये 7 भागों में बट जाएगी। 7 भाग कौन कौन से होते हैं? बैजानी, हापी नाला, बैजानी, हापी नाला, बैगनी, जामुनी, है ना। बिब्बियोर भी कह सकते हैं हम, बिब्बियोर। बैजानी, हापी नाला, ला से लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी, ठीक है। इसमें पूछता है कि सर्वाधिक प्रकीर्णन किसका होता है? तो सर्वाधिक प्रकीर्णन होता है बैगनी रंग का। सर्वाधिक जो प्रकीर्णन है वो बैगनी रंग का होता है और सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है? लाल रंग का होता है, ठीक है। सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है? लाल रंग का होता है। आप कहेंगे आप गलत बता रहे हो। नहीं भाई, मैं सही बता रहा हूं, बस थोड़ा समझने का प्रयास करो। प्रकीर्णन पूछे तो लाल का कम, लेकिन तरंगदैर्घ्य पूछे तो इसकी सर्वाधिक। किसकी? लाल की। तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से दर्शाया जाता है और इसकी सबसे कम। बस ये कंफ्यूजन में बच्चे गलत कर देते हैं, ठीक है। लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य है वो सर्वाधिक होती है, लेकिन इसकी तरंगदैर्घ्य बैगनी की सबसे कम होती है। लेकिन प्रकीर्णन पूछे तो प्रकीर्णन बैगनी रंग का सर्वाधिक होता है, लाल रंग का सबसे कम होता है। आप कहेंगे कैसे? लाल रंग की तरंगदैर्घ्य ज्यादा है, इसलिए सिग्नल लाल होता है। तरंगदैर्घ्य ज्यादा है, दूर से सिग्नल दिख जाए। तरंगदैर्घ्य ज्यादा है मतलब, तरंगदैर्घ्य का मतलब सीधी भाषा में कहूं कि रंग में दम है। रंग में क्या है? दम है। जिसमें दम कम होगी
उसकी तरंगदैर्घ्य क्षमता कम होगी। ठीक है, तो इसमें इस कलर में क्या होती है, दम होती है, मतलब पावर कलर कहलाता है, पावर कलर कहलाता है। इसलिए सिग्नल लाल रंग का बना जाता है, दूर से दिख जाता है ना। मिस्टर इंडिया भी लाल कलर में दिखाई देता था, लेकिन इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। लेकिन जो फैलाव है वो बैंगनी का सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो सूर्य का प्रकाश है उसमें 7 रंग हैं। सूर्य के प्रकाश में कितने हैं, 7 रंग हैं। सूर्य के प्रकाश से हमारे वातावरण में 7 रंग आते हैं, लेकिन आसमान कैसा दिखाई देता है, समुद्र का जल कैसा दिखाई देता है। आप कहेंगे बात तो सही है, ठीक है, तो आसमान आपको कैसा दिखाई देता है, बैंगनी दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य का जब किरण प्रकाश आता है तो ये 7 रंगों में बंटता है। लेकिन हमें बैंगनी ही क्यों दिखाई देता है प्रकाश, बैंगनी क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। प्रकीर्णन का मतलब सूर्य का प्रकाश आया और फैल गया पूरे में चारों ओर। ठीक है, तो बात क्लियर है। तो बैंगनी रंग का फैलाव ज्यादा है, इसलिए समुद्र भी हमें बैंगनी दिखाई दे। वैसे बैंगनी हल्का नीला होता है समुद्र, है ना, बैंगनी हल्का नीला, और हमें आसमान बैंगनी दिखाई देता है क्योंकि बैंगनी रंग का सर्वाधिक प्रकीर्णन होता है। ये आप टिक करिएगा। एक चीज नोट करके लिखिए कि प्रकाश, सूर्य का प्रकाश 7 कलर में होता है, ये किसने बताया। नोट करके लिखो, सूर्य का प्रकाश 7 कलरों में होता है, ये सबसे पहले न्यूटन भाई साहब ने बताया था, न्यूटन भाई साहब ने बताया था। ठीक है, तो बात क्लियर है। वर्ण विक्षेपण की बात करें, वर्ण विक्षेपण, तो वर्ण जो विक्षेपण है इसमें रंगों का क्या होता है, रंगों का इसमें भी एक प्रकार का ये कह सकते हैं वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष देखा आपने, इंद्रधनुष, रेनबो, तो इंद्रधनुष जो है ये वर्षा के समय बनता है, और इसका बेसिक कारण तो प्रकीर्णन है, प्रकीर्णन ही प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। लेकिन सही जो आंसर है वो है वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण होता है और इंद्रधनुष आपको दिखाई देता है। ठीक है, इंद्रधनुष 2 प्रकार का होता है, प्राथमिक और द्वितीयक, प्राइमरी और सेकेंडरी। आप कहेंगे अंतर क्या है। प्राइमरी इंद्रधनुष में लाल रंग ऊपर होगा, बैंगनी रंग नीचे होगा। सेकेंडरी इंद्रधनुष में क्या होगा, बैंगनी रंग ऊपर होगा, लाल रंग नीचे होगा। इस चीज को नोट कर लो जल्दी से, लाल रंग नीचे होगा, बैंगनी रंग ऊपर होगा। किसमें, सेकेंडरी इंद्रधनुष में। अभी तक आपने केवल एक इंद्रधनुष सुना होगा, लेकिन आज मैंने आपको 2 इंद्रधनुष बता दिए हैं। ठीक है, तो ये होता है वर्ण विक्षेपण, वर्णों का विक्षेप हो जाना। वर्ण प्रकाश में होते तो 7 हैं, लेकिन दिखाई हमें एक देता है, लेकिन जब वर्ण का विक्षेपण होता है तब हमें इंद्रधनुष के रूप में 7 कलर दिखाई देते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। बात क्लियर है। अब हम बात करते हैं दर्पण और लेंस पर। इस टॉपिक का आज का लास्ट कि दर्पण और लेंस क्या है। दर्पण अलग चीज है, लेंस अलग चीज है। कुछ लोग एक ही समझते हैं, लेकिन अलग अलग चीज है। दर्पण क्या होता है, एक तरफ इसमें कलई होती है, प्रकाश किरण आती तो है लेकिन अंदर नहीं जाती, वापस चली जाती है। लेंस इस तरीके से होता है, किरण जाती है, निकल जाती है, गलत बना दिया, किरण जाती है, पॉइंट पे जाती है ना। इसमें किरण जाती है, फैल जाती है। ये आपका उत्तल लेंस है, ये आपका अवतल लेंस है। आप कहेंगे कैसे, इसका तल उभरा हुआ है इसलिए उत्तल है, इसका तल धंसा हुआ है इसलिए अवतल है। लेंस में उस तरफ जाएगी, देखो ये भी उत्तल और अवतल होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण इस तरीके से होगा, लेकिन यहां कलाई होगी, ये उत्तल दर्पण है। ये अवतल दर्पण होगा, यहां कलाई होगी, ये अवतल दर्पण है। ठीक है, एक समतल होगा जो सीधा होगा, ये बना है समतल दर्पण है। ठीक है, तो समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा थोड़ा फैक्टों पे बात, देखो मैं ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि आपको सब आता है। ठीक है, हम ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों पर बात करेंगे। ठीक है, तो जो समतल दर्पण होता है,
जो समतल दर्पण होता है, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। समतल दर्पण, समतल दर्पण का मतलब जिसका तल समान हो वो समतल दर्पण है। जिसका तल क्या हो, समान हो, वो समतल दर्पण है। दर्पण है तो एक तरफ कलई होगी, एक तरफ क्या होगी, कलई होगी। क्वेश्चन यहीं से बनता है। देखो मैं सारी एग्जाम ओरिएंटेड चीजों पर बात करूंगा, यहां वहां की बातें गप देकर मैं आपको अभी हंसा दूंगा, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ो। दर्पण है तो एक तरफ कलई होगी। एग्जाम में यही पूछा जाता है कि ये कलई किस चीज की होती है, तो ये कलई होती है पारे की और चांदी की। पारा और चांदी जब सूख जाता है तब इस पर एक लेप किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट का, सिल्वर नाइट्रेट का, जिसे लूनर कास्टिक भी कहा जाता है। तो सबसे पहले कलई में क्या किया जाता है, पारा लगाया जाता है, पारा को Hg कहते हैं, मरकरी भी कहते हैं। चांदी लगाया जाता है जिसको अर्जेंटिनम और सिल्वर भी कहा जाता है। ये दोनों का लेप हो जाने के बाद जब सूख जाए तब सिल्वर नाइट्रेट लगाया जाता है और बुकों में केवल यही लिखा रहता है। तो या तो ये ऑप्शन में रहेगा या ऑप्शन में रहेगा, ये रहे तो ये लगा देना, ये रहे तो ये लगा देना, दोनों रहे तो सिल्वर नाइट्रेट लगा देना। ठीक है, तो सिल्वर नाइट्रेट की कलई की जाती है, जिससे क्या होता है, आपका समतल दर्पण सूखने पर सिल्वर नाइट्रेट की परत से एक तरफ से दूसरी तरफ उसमें किरणें नहीं जाने देता है। ठीक है, अब इसका उपयोग किस किस में होता है, उदाहरण तो सबसे पहले आपका आईना है ना, जो श्रृंगार आईना होता है ना ब्यूटी पार्लर में, तो ब्यूटी पार्लर में जो श्रृंगार आईना है उसमें इसका उपयोग होता है। परिदर्शी में इसका उपयोग होता है, परिदर्शी, पेलियोस्कोप कहते हैं इसको, परिदर्शी में इसका उपयोग किया जाता है ना। बहुरूपदर्शी में इसका उपयोग होता है, बहुरूप, बहुरूप का मतलब समझते हो, बहुरूप का मतलब होता है कि आप भूल भुलैया में घुस गए तो भूल भुलैया में आपको अपना ही रूप कई भागों में दिखाई देगा, मतलब आप एक हो लेकिन आप 10 दिखाई दोगे, वो बहुरूपदर्शी कहलाता है। ठीक है, तो बहुरूपदर्शी में भी इसका उपयोग किया जाता है। पनडुब्बी, पनडुब्बी के बाहर देखने में, पनडुब्बी के अगर आपको बाहर देखना है तो बाहर पानी होता है, क्योंकि पनडुब्बी डूबकर चलती है, इसलिए पनडुब्बी के बाहर देखने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बच्चों के रंगीन, बच्चों के रंगीन जो टॉय हैं, बच्चों के रंगीन टॉय में भी इसी का उपयोग होता है। बच्चों के रंगीन टॉय मतलब खिलौने। ठीक है, बहुरूपदर्शी का बेसिकली उसमें उपयोग किया जाता है बच्चों के रंगीन टॉय या रंगीन खिलौने के लिए। ठीक है, आपतित किरण को स्थिर रखने और दर्पण को घुमा देने पर वस्तु 2 थीटा घूमती है। दर्पण को अगर आपने थीटा घुमाया है ना, ये भी क्वेश्चन है। दर्पण को अगर आपने थीटा कोण से घुमाया है तो जो वस्तु है प्रतिबिंब की, मतलब वो 2 थीटा घूम जाएगी। मतलब ये अगर आपने 45 डिग्री घुमा दिया तो ये 90 डिग्री घूम जाएगा। इसलिए कहते हैं कि अगर आपका जो साइज है, आपका साइज मान लो 6 फुट है, 6 फीट की अगर आपकी हाइट है, तो आपका प्रतिबिंब देखने के लिए 3 फीट दर्पण में काम चल जाएगा, 3 फीट दर्पण में काम चल जाएगा। ठीक है, और अगर आप 6 फीट के दर्पण से देखते हैं तो आपका जो प्रतिबिंब है वो 12 फीट का दिखाई देगा, वो आपका 12 फीट का दिखाई देगा। मतलब दर्पण जो है वो आधा दर्पण की जरूरत होती है ना। वस्तु का दर्पण सापेक्ष गति करे तब प्रतिबिंब की दुगनी गति होती है। प्रतिबिंब देखने के लिए अपनी लंबाई का आधा दर्पण काफी होता है। प्रतिबिंब का अगर आपको देखना है तो आपका आधा दर्पण, मतलब अगर आपकी हाइट 6 फीट है तो आप 3 फीट के दर्पण में पूरे दिख जाओगे। ठीक है, पूरे दिख जाओगे। इसलिए प्रतिबिंब जो है वो दोगुना बनता है। प्रतिबिंब आपका जो है, प्रतिबिंब आधा बनता है ना। प्रतिबिंब कैसा बनता है, आधा बनता है, क्योंकि दर्पण में आधी जगह की जरूरत होती है। अब प्रतिबिंब जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब इसे रियल इमेज कहते हैं, और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को आप काल्पनिक प्रतिबिंब भी कह सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग रटते हैं तो आभासी बस रटते हैं, ऑप्शन में काल्पनिक मिल जाता है, फंस जाते हैं। स्यूडो मिल जाता है, फंस जाते हैं। स्यूडो इंग्लिश में कहते हैं ना। आभासी या वर्चुअल भी कह सकते हैं इसको, वर्चुअल इमेज।
ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है और जो काल्पनिक प्रतिबिंब है, इसके कुछ फिक्स कॉन्सेप्ट हैं, उनको आपको बिल्कुल एकदम याद रखना है क्लियरली। होता क्या है कि बच्चे याद तो कर लेते हैं लेकिन फंस जाते हैं कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा सीधा है, कौन सा उल्टा है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है ना। तो बच्चे इसमें नहीं याद कर पाते। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। आभासी का मतलब होता है कल्पना। कल्पना मतलब अपन कल्पना कब करते हैं? सपनों में। कल्पना सपनों में ही होती है, ठीक है। कुछ लोग दिन में बैठे बैठे सोचते हैं तो वो भी दिन का सपना होता है, मतलब कल्पना करते हैं कि यार ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। तो मुझे एक बात बताओ कि जब भी आप कल्पना करोगे तो कल्पना आप कैसी करोगे? कल्पना आप अच्छी करोगे। अच्छी का मतलब आप कल्पना सीधी करोगे। और कल्पना कैसी करोगे? बड़ी बड़ी कल्पनाएं करोगे कि यार अच्छा ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। कल्पना जब करनी है तो अच्छी करो, सपने जब देखना है तो अच्छे देखो। अच्छे का मतलब बड़े देखो। बड़े कहते हैं ना, बड़े सपने देखो भले ही मंजिल कुछ मिले। तो बड़े देखो, बड़े देखो और अच्छे देखो। अच्छे मतलब सीधे देखो, उल्टा पुल्टा तो देखोगे नहीं सपनों में। दिख जाए वो एक अलग बात है, उल्टा पुल्टा। लेकिन कल्पना में हम जब कोई चीज सोचते हैं तो हम कुछ लोग सीधी सोचते हैं कि भाई अच्छा काम हो तो बात बने, बड़ी बातें हो, बड़ा काम हो तो बात बने। तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, सीधा बनता है, बड़ा बनता है, सीधा बनता है, बड़ा बनता है। तो जस्ट अपोजिट, ये उल्टा बनेगा और ये छोटा बनेगा। ये उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। नोट इट डाउन जल्दी से, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन, जल्दी से नोट करो। एक चीज और लिख लें, वास्तविक जो प्रतिबिंब है कैसा है? वास्तविक है। तो इसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ये पर्दे पर प्राप्त हो सकता है और ये पर्दे पर प्राप्त नहीं हो सकता। अब कैसे होगा पर्दे पर प्राप्त? आभासी है, काल्पनिक है। काल्पनिक काल्पनिक चीज को अगर मैं आपसे कहूं कि पर्दे पर लाओ, जैसे आपने देख लिया कल्पना में, सपने में कि भाई आप धीरू भाई अंबानी से भी बड़े आदमी बन गए हैं। इसकी कल्पना करो, पर्दे पर लाओ, पर्दे पर ला के बताओ, तो पर्दे पर ला पाओगे क्या? पर्दे पर ला पाने के लिए आपकी पूरी जिंदगी लग जाएगी और तो भी आप अचीव ना कर पाओ, है ना। भले ही जॉब ले लो लेकिन धीरू भाई अंबानी से बड़े आदमी थोड़ी बन पाओगे। तो ये कल्पना पर्दे पर नहीं आ सकती, लेकिन वास्तविकता पर्दे पर प्राप्त हो सकती है। तो ये प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और इसमें लिख लो ये प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। नोट इट डाउन, जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो, जल्दी से। और आज का लास्ट, लास्ट क्या है आज का? आज का लास्ट है, आज का जो लास्ट है वो है अवतल दर्पण। अवतल अगर दर्पण है तो ये उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा। इस चीज को याद रखना, अवतल दर्पण है तो उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा, ठीक है। दोनों को कंपेयर करके लिखता हूं तो और अच्छे से याद होगा। अवतल दर्पण है तो ये उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा और इसको कहा जाता है, इसका देखो अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम हो जाएगा अभिसारी लेंस, ठीक है। अभिसारी लेंस भी कह सकते हो और अभिसारी दर्पण भी कह सकते हो, है ना। एक होगा आपका क्या? उत्तल दर्पण होगा, ये व्यवहार करता है अवतल लेंस की तरह, और इन दोनों को हम कॉमन रूप से अब कह सके तो इसको हम कह सकते हैं अपसारी लेंस कह सकते हैं आप, या अपसारी दर्पण कह सकते हैं, ठीक है। एक्चुअल में उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ये दर्पण और लेंस जो है वो इनके लिए है,
ये दर्पण और जो लेंस है वो इनके लिए अपसारी और अभिसारी एक साथ होगा। क्लियर है? चलो नोट करो जल्दी से, हेडिंग डालो। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम इसके गुण देखते हैं कि किसका गुण क्या है, किसका गुण क्या है। नंबर वन, इसका जो प्रतिबिंब है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिबिंब की, क्योंकि क्वेश्चन इसी से आता है। इसका जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक। जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो मैंने आपको बताया था कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और छोटा बनता है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब जो है ये आभासी है, सॉरी इसमें वास्तविक बन रहा है ना, तो इसमें आभासी बनेगा, सीधी सी बात है। आभासी जब बनता है तो आभासी मतलब काल्पनिक, इसी को काल्पनिक भी कहते हैं, लिख लो काल्पनिक। तो कल्पना जब तुम करोगे तो कल्पना तुम छोटी मोटी तो करोगे नहीं, कल्पना तुम सीधी भी करोगे और बड़ी बड़ी भी करोगे। तो ये कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा। इस चीज को नोट करो, बड़ा बनेगा सीधा बनेगा। इसमें एक चीज और है, इसमें एक अपवाद है। एक क्या है? अपवाद है। ये कभी कभी क्या है? बड़ा भी बन जाता है, बराबर भी बन जाता है, छोटा भी बन जाता है। ठीक है, बड़ा, बराबर, छोटा, बहुत छोटा और बहुत बड़ा भी बन जाता है। इसमें बहुत सारी कंडीशन होती हैं, है ना। ये लाइन तो आपको याद रखनी ही है, ये लाइन तो आपको याद रखनी है, लेकिन कभी कभी पूछ ले वो, वैसे तो पूछेगा नहीं इतना गहराई में, बोर्ड भी नहीं जाता, वो बस यहां पूछेगा और ये पूछेगा और खत्म कर देगा। लेकिन कभी पूछ ले कि किसमें ये सारी कंडीशन होती हैं, बहुत बड़ी, बहुत छोटी, छोटी बड़ी, बड़ी छोटी, उल्टा सीधा, सीधा उल्टा, तो आप लगाएंगे इस लेंस में, उत्तल लेंस या अवतल दर्पण में। ठीक है, इसका अपवाद, एक और अपवाद है। अपवाद क्या है? यदि वस्तु फोकस से ध्रुव के बीच में हो तब प्रतिबिंब आभासी सीधा बड़ा और दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, ऐसा किसमें होता है? अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, है ना, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण। अपवाद अगर हम अवतल की बात करें, अवतल दर्पण के अपवाद की करें, और अपवाद हम उत्तल लेंस की बात करें, उत्तल लेंस की बात करें, क्योंकि एक अपवाद इसमें होगा, एक अपवाद इसमें होगा, क्योंकि दोनों इसी चीज में हैं। तो अवतल दर्पण में क्या होता है कि आभासी सीधा, आभासी सीधा बड़ा दर्पण के पीछे। ठीक है, और उत्तल लेंस में क्या होगा? आभासी सीधा बड़ा वस्तु की ओर, आभासी सीधा बड़ा वस्तु की ओर। ठीक है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, आप कहेंगे कैसे? देखो, इसमें निश्चित है कि वास्तविक उल्टा छोटा बनता है, वास्तविक उल्टा छोटा बनता है, ये क्लियर है ना। चाहो तो इस लाइन को आप मिटा दो, इस लाइन को याद भी ना करो तो काम चल जाएगा। ठीक है, बस आपको ये दो चीजें याद रखनी है अपवाद में। अपवाद क्या है? हमेशा फंसाता है। ठीक है, तो अपवाद एक अवतल दर्पण में होगा, इसी को हम उत्तल लेंस का व्यवहार कहते हैं, तो ये होगा। इसमें हमेशा क्या बनता है? वास्तविक बनता है, लेकिन इसमें अपवाद है आभासी बनेगा, इसमें भी आभासी बनेगा। इसमें क्लियर है कि ये उल्टा बनेगा, लेकिन इसमें सीधा और इसमें भी सीधा बनेगा। इसमें क्लियर है कि छोटा बनेगा, लेकिन ये बड़ा और ये भी बड़ा बनेगा। क्लियर है? ये तीनों चीजें यहां जस्ट अपोजिट कर दो, यहां इन दोनों में, लेकिन ये दर्पण के पीछे, ये वस्तु की ओर। आप कहेंगे दर्पण ये क्या है, मुझे समझ में नहीं है, तो मैं यहां बनाने की कोशिश करता हूं, यहां बना देता हूं, फिर बाद में आप समझ लेना। होता क्या है, ये दर्पण है, यहां से किरण आई तो ये दर्पण के पीछे यहां, यहां बनता है, यहां वस्तु है तो यहां बनेगा। ठीक है, यहां है, यहां है, यहां है, इस तरीके से बनता है। ये आपका P होता है, ये आपका C होता है, ये आपका F होता है, और ये आपका अनंत होता है, अनंत। ठीक है,
तो ये दर्पण के पीछे इस तरफ बनता है और वस्तु की ओर, वस्तु यहां रखी है तो ये वस्तु की ओर बनता है, ठीक है, ये वस्तु की ओर बनता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अगर हम प्रयोग की बात करें, अवतल दर्पण के प्रयोग की बात करें, है ना, उदाहरण देख लो, उदाहरण बस याद रख लो, उदाहरण से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अवतल दर्पण का अगर प्रयोग की बात करें तो दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी, है ना, शेविंग लिख लो, दाढ़ी बनाने में, कान नाक गला, कान नाक गला का जो डॉक्टर होता है, कान नाक गला का डॉक्टर अगर कान नाक गले का चेक करेगा तो इसी से करेगा। सोलर कुकर में, सोलर कुकर समझते हो ना, सोलर कुकर में, गाड़ी का हेडलाइट, गाड़ी का हेडलाइट या सर्च लाइट भी लिख सकते हो, सर्च लाइट, गाड़ी का हेडलाइट, बस इतने एग्जाम्पल लिख लो। देखो एग्जाम्पल ही सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अवतल लेंस की अगर बात करें, इसके उदाहरण की बात करें, देखो ये इसके उदाहरण है, ये इसके उदाहरण है। उत्तल लेंस की अगर बात करें तो सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप्स, इंग्लिश में इसको माइक्रोस्कोप कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, इंग्लिश में इसको टेलीस्कोप कहते हैं, टेलीस्कोप कहते हैं, दूरदर्शी, फिल्म प्रोजेक्टर, फिल्म प्रोजेक्टर, फिल्म प्रोजेक्टर, कैमरा, कैमरा, कैमरा में यही होता है ना, कैमरा, कैमरा का जो लेंस होता है वो कौन सा होता है, उत्तल लेंस होता है। कैमरे को ध्यान से देखना, शादी में कैमरे को ध्यान से देखना, कैमरे में ऐसा दिखाई देता है लेंस उठा हुआ, है ना, उस पर हाथ लगा के देख लेना, कैमरे में हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो कैमरे में जो है लेंस इस तरीके से उठा रहता है। आपके मोबाइल में देख लेना, मोबाइल में इस तरीके से बारीकी से देखोगे कैमरे को तो उठा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कैमरे में हमेशा उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। मानव नेत्र और पानी की बूंद, मानव नेत्र, हमारी जो आंख है वो भी उत्तल लेंस की तरह है, देखो उठी हुई है, इस तरीके से आंख होती है, ऐसी होती है ना, किसी की ऐसी आंख तो नहीं है दबी हुई, आंख हमेशा उठी हुई होती है, उत्तल लेंस की तरह है ना। और पानी का बुलबुला, पानी का बुलबुला या पानी की बूंद, पानी की बूंद भी इस तरीके से उठी हुई होती है, ना कि इस तरीके से घुसी हुई, ठीक है। तो उत्तल लेंस की तरह पानी की बूंद, आंखें, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, प्रोजेक्टर कैमरा और आपका फिल्म कैमरा, ये सब काम करते हैं। बस इसके एग्जाम्पल और लिखो, जल्दी से इस टॉपिक को हम खत्म करते हैं। उदाहरण, उदाहरण तो सबसे पहले हम किसके, उत्तल दर्पण के लिखेंगे, किसके, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, यहां से मैं टिक कर देता हूं, आप लिख लेना हेडिंग में। उत्तल दर्पण के जो उदाहरण हैं वो हैं उत्तल दर्पण, परावर्तक, परावर्तक लैंप, परावर्तक लैंप, है ना। जब हम स्कूलिंग टाइम में थे तब हमने उत्तल दर्पण का काफी बार प्रयोग किया है, ठीक है। हम लोग फिजिक्स पढ़ने के बाद जब लंच में थोड़ा सा भ्रमण करने जाते थे गार्डन आर्डन में, तो गार्डन में हम लोग कुछ दोस्त थे तो हम इसी दर्पण का उपयोग करने जाते थे और सीधा हम गाड़ी के जो बाइक पार्किंग होती है, बाइक पार्किंग में जाके उस दर्पण का यूज करते थे। और दर्पण का यूज करने के दौरान हम बार बार ये कहते थे कि कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। चलो उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण के पास चलते हैं, ठीक है। तो उत्तल दर्पण जो है वो क्या बन गया हमारा, है ना, साइड ग्लास बन गया, साइड ग्लास, है ना। तो साइड ग्लास जो होता है, किसी का भी साइड ग्लास हो, चाहे बाइक का हो, चाहे ट्रक का हो, किसी का भी साइड ग्लास हो, तो जो पीछे का देखने वाला मिरर होता है ना, वो हमेशा उत्तल दर्पण होता है, कन्वेक्स मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर, है ना। और अवतल दर्पण को कनकेव मिरर कहते हैं, ठीक है। और आज का लास्ट अवतल लेंस, ठीक है। अवतल लेंस के एग्जांपल लिखो, अवतल लेंस के एग्जांपल में क्या लिखोगे, गैलीलियो दूरदर्शी और वायु में जल का बुलबुला, बस दो, वायु में जल का बुलबुला और गैलीलियो, गैलीलियो दूरदर्शी या टेलीस्कोप, जो लिखना है आपको इंग्लिश में, हिंदी में टेलीस्कोप, बस। इतना याद रख लो, आपका काम हो जाएगा। बस लास्ट में मैं एक चीज और बताऊंगा कि लेंस की जो क्षमता है वो डायोप्टर में मापी जाती है, नोट करके लिख लो। चलो कुछ चीजें मैं नोट करके लिखा देता हूं जल्दी से, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। मैं जल्दी से कंप्लीट करता हूं, वीडियो काफी बड़ा हो गया है। कुछ 3-4 पॉइंट लिखाता हूं मैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। पहले तो एक पॉइंट आप खुद लिख लो कि मानव नेत्र जो होता है, मानव की जो आंख है वो स्पष्ट 25 सेंटीमीटर की दूरी देख सकती है। नंबर 1 पॉइंट, मानव की जो आंख है, ह्यूमन आई है, वो स्पष्ट दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। मानव की जो आंख है
वो कितने मेगापिक्सल है, तो ये है मेगापिक्सल 576 मेगापिक्सल। आपका जो कैमरा होता है ना वो 13 मेगापिक्सल, 20 मेगापिक्सल, तो आंख जो है मानो कि वो 576 मेगापिक्सल है। दूसरी हम बात करें कि जो लेंस की क्षमता है, वो हम किस में मापते हैं, तो ये डी से मापी जाती है। डी फॉर क्या होता है, डायोप्टर। डी फॉर कितना होता है, डायोप्टर। फिर पूछता है कि धूप के चश्मे की डायोप्टर क्षमता कितनी है, तो शून्य है ना। धूप के चश्मे की जो डायोप्टर क्षमता है वो शून्य है, बस इतना ही याद रखता है, ठीक है, इतना ही याद रखना है। धूप के चश्मे की जो डायोप्टर क्षमता है वो कितनी होती है, शून्य होती है। उत्तल, देखो आंखों में लगाने के लिए हमेशा लेंस का उपयोग होगा, दर्पण में तो दिखेगा नहीं, तो उत्तल लेंस की जो दृष्टि है वो हमेशा पॉजिटिव मानी जाती है, मतलब धनात्मक, है ना। और अवतल लेंस की जो दृष्टि है, अवतल लेंस वाले जो दृष्टि होती है वो हमेशा नकारात्मक मानी जाती है, नेगेटिव मानी जाती है, ऋणात्मक मानी जाती है। आप कहेंगे कैसे? जिन लोगों को निकट दृष्टि दोष है, वो इस चीज का उपयोग करेंगे, ताकि वो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाए, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, और निकट दृष्टि दोष जिनको कहते हैं माइनस में। आपने सुना होगा कि आपका नंबर माइनस में है कि प्लस में है। माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अंतर यह है कि किसी का गिलास किनार की ओर मोटा होता है, किसी का गिलास किनार की ओर पतला होता है, इस तरीके से। चलो इसको मैं आपको बहुत अच्छे से याद कराता हूं, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मुझे देखते हो तो मैं हमेशा अवतल लेंस का उपयोग करता हूं। किसी बच्चे ने अगर मुझे ध्यान से देखा हो तो वो पहले से ही जानता होगा कि सर अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ये जो लगा है ये लेंस है, कांच सामान्य भाषा में कहते हैं, लेकिन ये लेंस है। क्यों लेंस है? क्योंकि ये चीजों को आवर्धित करता है। क्या करता है? आवर्धित। आवर्धन का मतलब होता है छोटा बड़ा करके दिखाना, ठीक है। तो आपने मुझे साइड से देखा है, मेरा ये साइड से जब आप चश्मा देखोगे, देखो यहां से, यहां कितना मोटा है, यहां मोटा है, यहां पास से और देखो यहां किनार पर मोटा है, यहां बीच में पतला है, यहां किनार पर मोटा है, बीच में पतला है। कुछ लोगों ने मुझे क्लास में देखा होगा, तो क्लास में ये देखो, क्लास में मैं जब इस तरीके से तिरछा देखता हूं तो यहां देखो मोटा है, ये बीच में पतला है, मतलब मैं किसका उपयोग करता हूं? अवतल। अब आपको हमेशा याद रहेगा कि हमारे जो सर हैं वो अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, क्योंकि उनका किनार पर मोटा है। और सर को क्या है? निकट दृष्टि दोष है। मतलब मेरा नंबर कैसा है? माइनस में है। बस मुझे याद रख लो कि मैं अवतल लेंस का उपयोग करता हूं, मेरा हमेशा माइनस में है। तो बाकी दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा कि इसका उभार है और ये प्लस में होता है, ये उत्तल लेंस कहलाता है। ये दूरदृष्टि के लिए किया जाता है। दूरदृष्टि दोष उल्टा है। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखती हैं, पास की दिखाई नहीं देती। जब पास की दिखाई नहीं देती तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं क्लियर दिखाई देती हैं, मैं निकट का सब देख लेता हूं, लेकिन दूर का नहीं देख पाता। जब दूर का नहीं देख पाता तो निकट दृष्टि दोष है। फिर मैं दूर की वस्तुएं देखने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करता हूं। अवतल लेंस पे मेरी दृष्टि जाती है और ये फैल के दूर तक जाती है, और दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, इसमें आती हैं, इस तरीके से केंद्र पर सिमट जाती हैं, और ये पास की वस्तुओं को देखने में काम करता है। बात क्लियर है? ये हमेशा प्लस होता है, ये हमेशा माइनस होता है। जिन लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं उनके चश्मे को हाथ में लेकर देख लेना और बता देना कि तुम्हारा माइनस का नंबर है। चश्मे को हाथ में लेना, बीच में मोटा है, बाजू में पतला है, हमारे जो सर है उनका है, तो उनका धनात्मक होगा, ठीक है। ये नोटेड डाउन, जल्दी से नोटेड डाउन करो, ठीक है। बस एक पॉइंट और बचा है, गोलीय दर्पण का सूत्र और लेंसों की फोकस दूरी का सूत्र। गोलीय दर्पण सूत्र और लेंसों की फोकस दूरी का, लेंसों की फोकस दूरी का सूत्र, फॉर्मूला, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है 1/f = 1/v + 1/u। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला नोटेड डाउन करो जल्दी से, u भी, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है? 1/f = 1/v - 1/u। ये इसका फॉर्मूला है। ये बस फॉर्मूले याद कर लो, आपका खेल हो जाएगा।
ये फॉर्मूले अब आप कहेंगे सर न्यूमेरिकल कराओ, न्यूमेरिकल मैं करा दूंगा, लेकिन मैं न्यूमेरिकल जब कराऊंगा तो उसमें ने फॉर्मूला लिख दिया तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। पहले आपको ये फॉर्मूला रटे होने चाहिए। ये फॉर्मूला अगर आपको रटे हैं तो आपका खेल हो जाएगा। वैसे तो अभी तक जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो कार्य शक्ति ऊर्जा से पूछते हैं, गतिज ऊर्जा, न्यूटन बल है ना, न्यूटन बल है, मीटर है, दूरी है, सेकंड है, आपका इलेक्ट्रिसिटी, इनसे पूछे जाते हैं। दर्पणानुपात से इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते न्यूमेरिकल, है ना, तो आप भूल जाओ, बस ये फॉर्मूला याद रख लो, बस ऑप्शन में वो फॉर्मूला पूछेगा। और फॉर्मूला अगर आपको याद है 20% अगर आपने याद कर लिया तो फॉर्मूला अगर केवल याद है आपको तो न्यूमेरिकल आप आराम से बना ले जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां एफ का मान दिया होगा, भी का मान दिया होगा, यू का पूछ लेगा, भी का मान दिया है, यू का मान दिया है, एफ का पूछ लेगा, ठीक है। और जोड़ घटाना गुणा भाग तो आप जानते ही हैं, ये तो मैं यहां बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैथ्स अगर आपसे नहीं बनता तो आप वैसे ही बाहर हैं एग्जाम से, ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।